Hi, everybody. You measure your success by how many lives you bless. Today is day number 31, 31st of January 2023, first month of 2023. We did it. Every day means every day. So you measure your success by how many lives you bless. So what is chance and what is choice? चांस मतलब होता है ये सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड होता है, बट जो हमारी चॉइस होती है ये डिपेंड होती है हमारी एटीट्यूड पे, हमारे वैल्यू सिस्टम पे. सो चांस एंड choice. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. See, न्यूज़पेपर वीडियो का पर्पस ये होता है कि हम एक ऐसा डेली ब्रीफ का सेशन करें, एवरीडे बेसिस में करें, अराउंड से 45 मिनट्स में, जिसमें ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन है या फिर जनरल लर्निंग है विद इन अवर सिलेबस, क्यूरेटेड और बहुत ही प्रिसीजन के साथ वो सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करें. सो दैट इज वाई ये सारे इनिशिएटिव्स हम इस डेली ब्रीफ में कवर करने की कोशिश करते हैं, से विद इन 45 मिनट्स. और कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये प्रीलिम्स कोर्स है, टेस्ट सीरीज. आपने पूछा था टाइम टेबल क्या होगा, तो देखिए टाइम टेबल ऐसा है. जनवरी फरवरी में प्राइमरली हम सारे PYQs देखेंगे, नॉट ओनली CSE बट अदर एग्जामिनेशंस एज वेल, लाइक UPSC का CDS, CAPF, स्टेट PSCs एटसेट्रा. हम सेक्शनल टेस्ट करेंगे, जैसे अभी पॉलिटी के चल रहे हैं. मैं आज से आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स के भी शेयर करूंगा सेक्शनल टेस्ट. सो द आइडिया इज जनवरी और फरवरी में हम रिवीजन और स्ट्रैटेजी करेंगे, दैट इज फाउंडेशन फेज. फरवरी में ही आपका नोटिफिकेशन आएगा कुछ ही दिनों में, और फरवरी एंड से हम शिफ्ट होंगे परफॉर्मेंस मोड में. इसमें हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, मिस्टेक्स देखेंगे अपनी, आंसर जो टेस्ट पेपर लगाने में जो हमसे मिस्टेक्स होती है. करंट अफेयर्स का अब डोज बढ़ेगा मार्च में, और एडवांस्ड क्विज होगा जिसमें हम एडवांस टॉपिक्स ऑफ दिस कोर सब्जेक्ट्स देखेंगे. देन जब मई आएगा तब हमें फुल लेंथ टेस्ट करना चाहिए. सी, यू हैव टू बी सिस्टमैटिक. ऐसा नहीं कि पहले दिन जाके ही आपने फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट कर दिया. इट इज ऑफ जीरो यूज. पहले आप सारे बेसिक्स फाउंडेशन को रिवाइज करो, स्ट्रॉन्ग करो. इसके बाद करंट अफेयर्स भी और सारे एडवांस टॉपिक्स भी MCQ के फॉर्मेट में समझो. और जब मई का टाइम आएगा तो फिर आप डेली सुबह 9 बजे आपको एक टेस्ट लिखना है, फुल लेंथ टेस्ट. ये प्रोसेस हम मई में करेंगे. जैसे हम क्रिकेट में खेलते हैं ना, ओवर को स्ट्रैटेजाइज कैसे करना है, ऐसा ही टेस्ट सीरीज को हमें स्ट्रैटेजाइज करना है. सो यू विल हैव माय एक्सपीरियंस एंड गाइडेंस इन दिस. हम इसको बहुत एक्सेलेंट वे में कवर करेंगे. फॉर नाउ अभी प्रीलिम्स बैच जो है इसमें थोड़ा फोकस ज्यादा दे रहा हूँ, बिकॉज हमारा टारगेट था नोटिफिकेशन के पहले कोर सब्जेक्ट कंप्लीट करना. ऑल्दो इसमें 1 और 2 वीक और लगेगा. हमारा इकोनॉमिक्स हो गया है, पॉलिटी हो गया है, ज्योग्राफी 1-2 हफ्ते में ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, क्लाइमेटोलॉजी इज ओवर. हिस्ट्री में भी हम 1917 तक पहुंच गए, थोड़े दिन में देश आजाद हो जाएगा. सो ये हमारा टारगेट है, मिडिल ऑफ फरवरी तक ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा. फिर हम फेज 2 स्टार्ट करेंगे. यहाँ मैं अगेन जीरो से सारी चीजें स्टार्ट करूंगा और बहुत स्पीड से हम रिवीजन एटसेट्रा सारी चीजें करेंगे. सो दिस इज अगेन अ नो ब्रेनर. ये आपको बहुत हेल्प करेगा. ऑल द थ्योरेटिकल पार्ट, रिवीजन एटसेट्रा इंक्लूडिंग GS 1 एंड 2, ये सब कवर हो जाएगा आपका प्रीलिम्स बैच में. और टेस्ट सीरीज बैच में ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एग्जाम जो है वो टेस्ट सीरीज में हो जाएगा. ओके, अब आप सब क्लियर है? ऑल राइट. अब हम आते हैं टेलीग्राम क्विज में. तो एवरीडे बेसिस में जैसे हम 5 MCQs करते हैं, दिस इज अगेन अ वेरी गुड इनिशिएटिव. यू शुड फॉलो, सॉल्व दीज MCQs एवरीडे. वोकैबुलरी भी बिना हमको किसी सेकंड डाउट के वोकैबुलरी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को बेहतर करना है. ये जो चीज है ना, ये एक एक्स फैक्टर है. इन दी एंड ये एक्स फैक्टर बहुत काम आता है आपके सिलेक्शन में. लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. विली नीली का मतलब होता है बिना सोचे समझे, विदाउट डेफिनेट एम, डायरेक्शन, रूल और मेथड. पिटेंस का मतलब होता है अल्प भाग, बहुत स्मॉल इनएडिक्वेट अमाउंट है, मनी पेड टू समवन एज एन अलाउंस और वेज. लेबिरिंथ मतलब वो काइंड ऑफ भूल भुलैया है, मेज है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है. असेटिज्म मतलब वैराग्य हो गया है, ऑस्टेरिटी, सेल्फ डिनायल और एब्स्टिनेंस. रिडेक्ट करना मतलब संपादन करना, एडिट और फॉर समथिंग से पब्लिकेशन. So redact, asceticism, labyrinth, pittance or willy-nilly. These are 5 vocab words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. एग्जाम फैक्ट सीरीज भी बहुत ऑसम है. क्विज सीरीज समटाइम्स बाद में उसको मैं फिर से स्टार्ट करूंगा. पहले अभी थोड़ा जल्दी से एग्जाम फैक्ट सीरीज से सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम गो थ्रू करते हैं.
फॉर एग्जाम्पल, विच स्टेट एंजॉयज द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया? ये है आंध्र प्रदेश। यहाँ जो जैसे मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ ना, ये ऐसे फैक्ट्स हैं कि आपको ये फिंगर टिप्स में याद होने चाहिए सारे, कोई सेकंड डाउट नहीं आना चाहिए। ये गलती नहीं करने ऐसे सिंपल सिंपल एग्जाम फैक्ट्स में। इंडिया इज नोन एज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, क्यों? बिकॉज एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में भी लोकसभा इन पर्टिकुलर। विच शेड्यूल डिटेल्स द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज? तो ये है शेड्यूल 1 में। डिटेल्स ऑफ सैलरी, अलाउंसेस, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, जजेस वगैरह कहां पर है? शेड्यूल 2 में। विच शेड्यूल गिव्स डिटेल्स रिगार्डिंग द सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द 3 लिस्ट, सेंट्रल, स्टेट एंड कॉन्करेंट? तो ये है शेड्यूल 7 में। आप बताओ, सेंट्रल में कितने सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट में कितने सब्जेक्ट्स हैं, और कॉन्करेंट में कितने सब्जेक्ट्स हैं? आर्टिकल 262 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है वाटर से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स हैं, तो ये जो है ना, ये डिस्प्यूट्स सीधा सुप्रीम कोर्ट वगैरह नहीं, ये पार्लियामेंट जो बना रहा है आर्टिकल 262 में, ये इस कमिटी और इस प्रोसेस के थ्रू सॉल्व होते हैं। तो दिस इज आर्टिकल 262। फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट है, और गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? आंसर 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट, 356, और 365 क्या होता है? आंसर विच आर्टिकल एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? द आर्टिकल इज 368। तो 368 में कितने तरीके से अमेंडमेंट होता है, कितने तरीके से अमेंडमेंट हो सकता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? What is contained in the 10th schedule? तो 10th schedule में है disqualification, anti-defection. So these are some quick, very basic facts of polity. सीसेट भी हमें अभी डेली करना है। सीसेट का क्लासेस में सेपरेट क्लासेस दूंगा आपकी अप्रैल में, मार्च अप्रैल में लेंगे। फॉर नाउ अभी हम GS1 पे ज्यादा फोकस करेंगे। सॉल्व दीज 2 क्वेश्चंस ओनली, दैट्स ऑल। और एक 32 वीडियो का सीरीज है, उसको बिंज वॉच कर लीजिए, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। सो दीज आर 2 क्वेश्चंस, आंसर। अब ये राइटिंग प्रैक्टिस है। राइटिंग प्रैक्टिस का कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये डेली बेसिस पे आपको करना चाहिए, बिकॉज प्रीलिम्स आप क्वालिफाई करोगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगले साल फिर प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। नो, प्रिपेयर अ नोट ऑन द कोएपन क्लासिफिकेशन, प्रिपेयर अ नोट ऑन द पद्म अवार्ड्स। अभी पद्म अवार्ड्स आए हैं, इस पर एक बड़ा अच्छा सा नोट तैयार करिए, क्या होता है, कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ अवार्ड्स होते हैं, कुछ एक इंपॉर्टेंट नेम्स जिनको आप एज अ टेम्पलेट यूज करना चाहते हो उनको भी इंक्लूड कर लीजिए, पद्म अवार्ड्स। और एक कोएपन क्लासिफिकेशन NCERT में बड़ा अच्छा दिया हुआ है, उस पर एक शॉर्ट नोट बनाइए। अब ये है मेजर सोमनाथ शर्मा, आप हैं, मार्टरडम डे है, परमवीर चक्र, रिमेंबरिंग द गैलेंट पैट्रियट। Major Somnath Sharma was the first recipient of India's highest gallantry award, Paramveer Chakra, for his supreme sacrifice while defending Srinagar airport during the Pakistan-led tribal attack. His courage in the face of all odds is an inspiration for many. So आप हैं मेजर सोमनाथ शर्मा। ये बहुत ब्यूटीफुल सा दिस आर्किटेक्चर है और इसका नाम है जंतर मंतर, जंतर मंतर। तो साउथ ऑफ कनॉट प्लेस में संसद मार्ग में ये एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, महाराजा जय सिंह ने बनाया था, जयपुर वाले। कीन फॉलोवर है एस्ट्रोनॉमिकल डेवलपमेंट के, और आपने बहुत अच्छे से, एस्ट्रोनॉमी मतलब तारे सितारे, इनकी स्टडी करना। महाराजा जय सिंह हैज रिटन दैट ही बिल्ड जंतर मंतर ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द देन मुगल एम्परर मोहम्मद शाह हु ascended the throne in 1719। पहली सच ऑब्जर्वेटरी इंडिया में थी। ऐसे जंतर मंतर जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में भी है। यहाँ यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट्स है, ऑब्जर्वेशनल इंस्ट्रूमेंट्स है। जैसे एक है सम्राट मतलब सुप्रीम, सुप्रीम यंत्र है, एक जय प्रकाश यंत्र है, एक राम यंत्र है, एक मिश्र यंत्र है। ब्रिक से बने हुए हैं, प्लास्टर है, लाइम है, फ्रिक्वेंट रिपेयर भी इनका होता है ताकि फेथफुल डिजाइन बनी रहे। और ये अलग जो यंत्र हैं ये डिफरेंट चीजों को बताते हैं। फॉर एग्जांपल, एक से हम विद द हेल्प ऑफ लाइक एग्जैक्ट टाइम फाइंड कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं उत्तरायण दक्षिणायन सूर्य की स्थिति क्या है। सो दीज आर एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये बड़ा अच्छा टेम्पलेट है जो बताता है कि इंडिया में सी दिस दौर, इस टाइम से हमारे पास इतनी अच्छी दिस इंसाइट थी, इंक्विजिटिवनेस थी और एक्सपर्टीज थी दिस एस्ट्रोनॉमी का। सो दिस इज रियली गुड। ये है गुलकंद, फिल्ड विद गुडनेस ऑफ रोज पेटल्स। गुलकंद इज एन इजी टू मेक जैम। ये जैम होता है, लाइक स्किन, न्यूट्रिएंट, कैलोरीज वगैरह होता है, तो ये होता है, दिस इज कॉल्ड गुलकंद, गुलकंद। अब आप बताओ, वेयर इज विक्टोरिया मेमोरियल लोकेटेड? सो ये आसनसोल में है, सिलीगुड़ी में है, दुर्गापुर में है या फिर कोलकाता में। अभी बजट सेशन आने वाला है, तो रिचुअल्स एंड ट्रेडिशन ऑफ इंडियाज यूनियन बजट स्टार्ट होता है। इसकी एक कुछ प्रथा है, सेरेमनी है। जैसे ये है हलवा।
It marks the start of the lock-in period for all the officials involved in the preparation of the budget. तो this is हलवा ceremony. हलवा बनाया जाता है. एक्चुअली बजट इज अ वेरी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट. तो सारे ऑफिशियल्स को हम लॉक कर देते हैं बजट मेकिंग प्रोसेस के टाइम पे, मतलब एक्सटर्नल उनका कोई कांटेक्ट नहीं होगा, सो दैट उसकी जो बजट में जो हमें लाइक प्राइवेसी है या फिर सीक्रेसी जो बनाना है वो मेंटेन रहे. तो ये जब हलवा सेरेमनी स्टार्ट होती है तो दिस एम्बार्क्स की बजट मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है. ये बही खाता है, ऐसा बही खाता होता है. डिपार्चर फ्रॉम कॉलोनियल सिंबोलिज्म, बजट पेपर अ ब्रीफ केस में नहीं. वैसे जो बजट है ना, ये शब्द ही इस ब्रीफ केस से आया, एक फ्रेंच वर्ड होता है बजट, पर अब हम बही खाता लाने लग गए. बही खाता जो इंडियन जैसे ट्रेडिशन है, स्ट्रिंग बाय द फाइनेंस मिनिस्टर 2019. ग्रीन बजट अभी काफी बजवर्ड बना हुआ है. ग्रीन बजट मतलब वी हैव टू लाइक पेपरलेस बजट बनना है, गो ग्रीन. ऑलराइट, सो ये है इंडिया का बजट का सेरेमनी. दिस इज एडॉप्टिंग हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर लाइफ. जैसे लाइफ मिशन है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, भारत पर्व 2023 में भी बताया. योगा प्रैक्टिस करना चाहिए, दिस एक्चुअली वर्क्स हेल्दी माइंड एंड बॉडी के लिए. मेडिटेशन करना चाहिए, इससे स्ट्रेस कम होता है. नेचुरल रहो, गो नेचुरल रहो, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा प्रेफर करो. और आयुर्वेदा मेडिसिनल प्लांट्स है, नीम, तुलसी, गिलोय, ये भी हेल्प करते हैं. तो दिस इज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट. आप हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, स्टैचू ऑफ यूनिटी. 182 मीटर का इसका हाइट है. टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड है, केवाडिया गुजरात में. दिस इज वेरी ब्यूटीफुल. इंडियन स्टेट्समैन एंड फ्रीडम फाइटर वल्लभ भाई पटेल जी फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और आप होम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के. आपका बहुत रेस्पेक्ट किया जाता है फॉर योर लीडरशिप एबिलिटीज और इंडिया को जिस तरीके से आपने यूनाइट किया, तो इसलिए आपको बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी बोलते हैं. तो ये कोमेमोरेटिव स्टैंप है 31 अक्टूबर 2016 में जो इशू हुआ था. दिस इज स्टैचू ऑफ यूनिटी. आज से एक और इसमें सेक्शन स्टार्ट करते हैं और इसमें कुछ एक कॉन्सेप्ट्स में बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप. सी, ये एक लेक है ना. इस लेक में बहुत सारे सेडिमेंट्स आ गए, लेक उथली हो गई और लेक वैसे भी टेम्पररी लैंडफॉर्म होता है तो वो खत्म हो गई. इसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन. तो यूट्रोफिकेशन में क्या हो रहा है कि बहुत सारे सेडिमेंट्स आ गए हैं या फाइटोप्लैंक्टॉन्स ग्रो हो गए, एल्गे का बूम हुआ, एल्गे डाई हुआ, एल्गे का डिके हो गया. सो द पॉइंट इज लेक का जो इकोलॉजी का है वो चेंज हो रहा है. इससे क्या होगा, लेक अगर डिस्ट्रॉय होगी तो फूड हैबिटेट ऑक्सीजन प्रोडक्शन भी हैम्पर होगा. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन. शब्दों में देखें तो लेक रिसीव्स द वाटर फ्रॉम सरफेस रन ऑफ. ऐसे पानी जो बह के आता है उससे लेक में पानी आता है, सरफेस से बारिश का पानी एक्सेट्रा. तो इससे बहुत सारे केमिकल्स भी आ जाते हैं लेक में. ओवर पीरियड ऑफ टाइम एजिंग होने लग जाती है. लेक में बहुत सारा ऐसा सेडिमेंट्स आ जाता है, एक्यूमुलेट होता है मिनरल ऑर्गेनिक मैटर और लेक फिल्ड अप हो जाती है. न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट लेक्स प्रमोट ग्रोथ ऑफ एल्गे, एक्वाटिक प्लांट्स, वेरियस फौना, और ये भी फिर डिके होंगे. तो इस पूरी प्रोसेस से एज हो रही है लेक की और इसको बोलते हैं नेचुरल यूट्रोफिकेशन. सिमिलर न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट एक्सेलरेटेड रेट में हो जाता है. फॉर एग्जांपल किसी खेत से पानी आ रहा है, वहां से फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं, तो उससे यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस स्पीड अप हो जाती है. न्यूट्रिएंट कंटेंट जो लेक में है वो बढ़ता है, जैसे ओलाइगोट्रॉफिक जिसमें बहुत कम न्यूट्रिएंट है, मीजोट्रॉफिक मॉडरेट न्यूट्रिएंट है, और यूट्रोफिक मतलब उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हो गए. न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है तो एल्गे ज्यादा होगा, प्लांट्स ज्यादा आएंगे और फाइटोप्लैंक्टन ज्यादा होंगे, एक्वाटिक प्लांट्स बढ़ेंगे, एनिमल्स बढ़ेंगे और उससे लेक डाई होगी, स्पीड अप हो जाएगी. तो बहुत सारी इंडिया में लेक जो है उसमें यूट्रोफिकेशन देखने को मिल रहा है, ऑर्गेनिक वेस्ट वहां पर आ रहा है. एक होता है एल्गल ब्लूम. कुछ लेक्स होती है उसमें ऐसा बहुत काई टाइप का ऐसे एल्गल ब्लूम बन जाता है. वो भी रीजन क्या होता है कि वहां पे न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा हो गए. तो यूट्रोफिक वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स आते हैं और उससे एल्गल ब्लूम आता है. और एल्गल ब्लूम में मतलब ऑक्सीजन जो लिमिटेड है उसका शॉर्टेज होने लग जाता है. डिकम्पोजिशन विच किल्स एनिमल लाइफ बाय डिप्राइविंग इट ऑफ ऑक्सीजन, और एनिमल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती. तो यूट्रोफिकेशन एंड एल्गल ब्लूम से एक्वाटिक एनिमल्स है उनको डिफिकल्टी होती है. तो एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो गया, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, एक्वाटिक सिस्टम में फर्टिलाइजर जो है वो ज्यादा आ गए. इससे यूट्रोफिकेशन एंड एल्गल ब्लूम स्पीड अप होता है. फाइटोप्लैंक्टॉन्स बढ़ेंगे और इससे पूरी सरफेस ऑफ द लेक को कवर कर लेंगे और ऑक्सीजन का डिफिशियंसी होगा. एनिमल्स जो हैं दे विल स्टार्ट डाइंग. तो दिस इज हार्मफुल. मोस्ट एल्गल ब्लूम्स आर नॉट हार्मफुल, सम आर.
कई बार जो एल्गी होती है वो टॉक्सिन्स भी निकालती है। जैसे हमने देखा था एक बार कुछ जो लेक्स है वो लाइक कलर्ड हो जाती है, उनका एक डिस्टिंक्ट कलर आ जाता है वहां। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस एल्गल ब्लूम। टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, और यहाँ पर एट टाइम्स इनको हम कमर्शियल यूजेज भी कर सकते हैं टूरिज्म और वैल्यूड हैबिटेट्स में। तो दिस इज एल्गल ब्लूम, यूट्रोफिकेशन। ऐसे एवरीडे बेसिस में आई विल ट्राई टू प्रोवाइड सम कॉन्सेप्ट्स। ओके, अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। सो अवर आइडिया इज कि इस 40-45 मिनट के सेशन में वी कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन। काफी हम टू द पॉइंट रहे, स्पीड से सेलेक्टेड जो हमारा सिलेबस में उन सारी चीजों को कवर करें, और हम इसको ब्लोटेड भी नहीं करें। ओके, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर स्कैन हम डेली बेसिस में करेंगे। इसके सारे इंपॉर्टेंट न्यूज, एडिटोरियल्स एटसेट्रा वी विल फॉलो इट एवरी डे। सी, यूएनजीए डिवाइडेड ओवर रिफॉर्म्स। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में रिफॉर्म्स की बात है, बट यहाँ पे कोल्ड फीट आ जाता है दिस P5 कंट्रीज का जब एक्चुअली में रिफॉर्म्स की बात आती है। प्ली चैलेंजिंग ब्लॉक ऑन BBC, अ प्रॉब्लम ऑफ साइंस एट द पद्म अवार्ड। साइंटिफिकली जो पद्म अवार्ड्स मिल रहे हैं, जो एक्चुअल साइंस के जो वर्क एंड कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्या उनको ड्यू रिकॉग्निशन मिल रहा है या नहीं। Then this is Adani and SEBI. Let us wait for some time. यहाँ पे थोड़ा सेटल होने देते हैं मैटर, बॉल बाय बॉल। अभी ब्रेकिंग न्यूज इज नॉट अवर मैंडेट, लेट अस वेट। Then this is channel can stagger content of national importance across program. सेंटर ने बोला सी, जितने भी चैनल्स हैं इनको ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि नेशनल सर्विसेज से रिलेटेड, नेशनल इंपॉर्टेंस के जो टॉपिक्स होते हैं, स्कीम्स होते हैं, उसको भी आप रिले करो। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने मंडे में क्लैरिफाई किया कि टॉपिक्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, सोशल रिलेवेंस, ये सारे प्रोग्राम भी प्राइवेट चैनल्स अपना एयर करें। गाइडलाइंस फॉर अपलिंकिंग एंड डाउनलिंकिंग ऑफ टेलीविजन चैनल इन इंडिया 2022 में ये बात मेंशन किया गया। ओके, तो 30 मिनट का एटलीस्ट आप ऐसा कुछ टेलीकास्ट करो। ब्रॉडकास्टर्स हैव द लिबर्टी टू मॉड्यूलेट देयर कंटेंट, बट अब कैसे करना है, किस ड्यूरेशन में करना है, कितनी फ्रिक्वेंसी में करना है, इसका लिबर्टी ब्रॉडकास्टर को होगा। तो द आइडिया इज प्राइवेट चैनल्स को भी सर्टेन पब्लिक सर्विस करनी पड़ेगी। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये है कि पब्लिक सर्विस विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट चैनल हम इंश्योर कराएं। अब पब्लिक सर्विस क्या हो सकती है, जैसे एजुकेशन हो गया, स्प्रेड ऑफ लिटरेचर, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वेलफेयर ऑफ वुमेन, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, कल्चरल हेरिटेज, नेशनल इंटीग्रेशन, ये सब है पब्लिक सर्विस। दीज ऑल आर कॉल्ड पब्लिक सर्विस। तो प्राइवेट चैनल अब इसको एयर करेंगे। ओके, तो ये इंडिकेटिव है। टेलीकास्ट आप सेवरल जो है कब रिपीट करना है, 30 मिनट का कंटेंट है, किस तरीके से देना है, ये प्राइवेट चैनल्स के ऊपर रहेगा। द कंटेंट नीड नॉट बी ऑफ 30 मिनट्स एट अ स्ट्रेच, इट कुड बी स्प्रेड, मतलब 5 मिनट्स के आप मल्टीपल ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, लाइक दैट। तो इस तरीके से ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो प्राइवेट चैनल्स हैं वो भी नेशनल इंपॉर्टेंस के प्रोग्राम्स, पब्लिक सर्विस के इंपॉर्टेंस के प्रोग्राम्स को रिले करें। So this is the front page of the Hindu. This is page number 2. Beautiful blooms. तो ये है विजुअल डिलाइट, हिस्ट्री ऑफ बेंगलुरु। रिपब्लिक डे में फ्लावर शो है लाल बाग बोटेनिकल गार्डन का। तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स ने बताया, और अच्छा खासा रेवेन्यू भी कलेक्ट हुआ है 1.97 करोड़ का। ब्यूटीफुल ब्लूम। एक होता है ग्रीन हाउस जैसे हम बनाते हैं, ग्रीन हाउस गैस होता है ना, तो ऐसे हॉर्टिकल्चर में और जो ट्रीज प्लांट्स को ग्रो करने के लिए हम ऐसा एक ग्रीन हाउस बनाने की भी कोशिश करते हैं। उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैन यू टेल? एरो इंडिया BEL टू शोकेज स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्ट। सो दिस इज गुड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट दिखा रहा है एरो इंडिया 2023 बेंगलुरु में। सो दिस इज रियली गुड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एयर डिफेंस सर्विलेंस का है, C4I सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, नॉन डिफेंस के भी प्रोडक्ट्स हैं, डाइवर्सिफिकेशन प्रोडक्ट है, रडार, कम्युनिकेशन, एयरबॉर्न सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, मिसाइल सिस्टम, लेजर बेस्ड प्रोडक्ट, आउटडोर डिस्प्ले, ये सब यहाँ पे दिखा रहा है। डिफेंस एंड सर्विलेंस के भी हेक्साकॉप्टर, टेथर्ड UAV, स्वार्म ऑफ UAV, रोबोटिक सर्विलेंस, वाटर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल, एयर ड्रोन सिस्टम, दीज ऑल थिंग्स यहाँ पर अच्छे से दिस डिस्प्ले हो रहा है स्टेट ऑफ द आर्ट। अब ये जो बात है क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रशियन क्राइसिस में भी हमने देखा डिफेंस में हमें
सेल्फ सफिशिएंट होना जरूरी है। और ये जो R&D होती है, बिकॉज फ्यूचर जो है दिस इज लाइक टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो सच टाइप ऑफ यूएवीज गैजेट्स जो है मिसाइल सिस्टम से, इसमें हमारी एक्सपर्टीज होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में। और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है तो BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। This is plan in place to eradicate invasive plant species from Kerala's wildlife habitat. Invasive species क्या है? ये फॉरेनर है। फॉरेनर स्पीशीज यहाँ पे आई तो इसका कोई लोकल एनिमी नहीं है। प्लस जो लोकल स्पीशीज है उसके लिए कंपटीशन हो जाता है, क्योंकि इसका लोकल एनिमी नहीं है तो कोई इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर रहा है फॉरेन स्पीशीज को। ये तेजी से ग्रो करती है और लोकल स्पीशीज को कॉम्पीट करती है और एट टाइम्स ओवरकम कर लेती है। इससे इकोलॉजी इंपैक्ट होती है। इन्वेजिव स्पीशीज यूजफुल भी हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इन्वेजिव स्पीशीज डेट्रीमेंटल होती है, ये डिके करती है लोकल स्पीशीज को। तो नोडल सेंटर है बायोलॉजिकल इन्वेजन, केरला में बात है। एराडिकेट करो सेना स्पेक्टेबिलिस, ये एग्जॉटिक प्लांट स्पीशीज है, सीवियर थ्रेट बन गया है ये केरला में। पेरियार टाइगर रिजर्व में लैंडस्केप लेवल मैनेजमेंट है। सो द पॉइंट इज इसको मैनेज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीस्टोरेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट, ओके, ये कहलाता है बायो इन्वेजन। बायो इन्वेजन। सो अभी बात है कि इन ट्रीज को इन स्पीशीज से कैसे हम रिमूव करें। ऑलराइट, लेट अस सी। दिस इज केरला वाइल्ड लाइफ हैबिटेट और इन्वेजिव स्पीशीज का नाम है सेना स्पेक्टेबिलिस। नाउ दिस इज एडिटोरियल। फर्स्ट एडिटोरियल में रेगुलर टॉक है वाटर का जो इशू हो रहा है इंडस वाटर ट्रीटी में। अब इसमें भी ना हमें जो ऑफिशियल MEEA की गाइडलाइन होती है उसको फॉलो करना चाहिए। इंटरनेशनल अफेयर्स में जो स्टेटमेंट्स होते हैं ये बहुत मैच्योर स्टेटमेंट्स आते हैं, यहाँ पे मैच्योर स्टेटमेंट्स आते हैं। सो लेट अस फॉलो कि हमारा MEA ऑफिशियल गवर्नमेंट वर्जन क्या है। फॉर एग्जांपल इंडस वाटर ट्रीटी के बेसिक्स हमें पता है। ये 330 मेगावाट का किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है झेलम में, 850 मेगावाट का रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है चेनाब में, और इस पे ऑब्जेक्शन उठा रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान का ऑब्जेक्शन जो होता है तो वो अकॉर्डिंगली ऐसा होना चाहिए कि पहले वो वर्ल्ड बैंक में जाए, फिर जो परमानेंट इंडस कमीशन है, जो मैकेनिज्म है रिजोल्यूशन सॉल्व करने का, उस पे जाए। पाकिस्तान इसको बाईपास करके सीधा ये मैटर ले जाना चाहता है हाग में इंटरनेशनल कोर्ट में, विच इज नॉट राइट। तो वर्ल्ड बैंक ने न्यूट्रल एक्सपर्ट यहां पर दिए हैं, अगर ऑब्जेक्शन आता है तो गो टू दैट एक्सपर्ट। हायरार्की ब्रेक नहीं करना चाहिए, ये इंडिया का एक पॉइंट है। तो पाकिस्तान ने जैसे यहाँ पे बोला कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, इसके बजाय वो सीधा हाग दिस केस को इंटरनेशनल कोर्ट पे ले जाने की कोशिश कर रहा है। प्लस अगर ट्रीटी के फाइन लाइंस देखें तो इंडिया ये जो प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहा है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स है, दिस इज वेल विद इन द ट्रीटी। सो इट इज नॉट एन वायलेशन, इट इज नॉट अ वायलेशन। सो जो एक्यूजेशन है पाकिस्तान के वो इनवैलिड है, इसका कोई एविडेंस भी नहीं है, पहले भी एविडेंस नहीं था। सच टाइप ऑफ टैक्टिक होती है माइंड दिस अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, ओके। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। वर्ल्ड बैंक का डिसीजन है, लेट अस सी। एक्चुअली ये जो ट्रीटी था उसमें ये है कि इंडस और 6 ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस सिस्टम की। इन रिवर सिस्टम में जो वेस्टर्न रिवर है उसका एक्सक्लूसिव राइट पाकिस्तान को दिया है ज्यादा वाटर यूजेज करने का, और जो ईस्टर्न रिवर्स हैं उसका ज्यादा वाटर यूजेज करने का राइट इंडिया के पास है। अब ये जो ट्रीटी है इसने टेस्ट ऑफ टाइम को झेला है। 1960 से ये ट्रीटी है और अभी तक सो कॉल्ड दिस हैज रिमेन्ड अ वेरी सक्सेसफुल ट्रीटी। सो द पॉइंट इज इसमें मेरिट्स भी है, उन मेरिट्स को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, ओके। India and Pakistan have not been able to resolve issues over only one case in their Indus Commission talks over 16 years. So the point is क्या पूरी ट्रीटी को ही रीनेगोशिएट करें? पॉलिटिकल डायलॉग, ट्रेड, रेलवे कनेक्टिविटी, इन सब में हम फोकस करें या ये कन्फ्रंटेशन का टाइम है? दीज ऑल थिंग्स यहाँ पर पूछा गया है। अब जो सेकंड है दिस इज एडिटोरियल। तो टास्क फॉर इंडियाज मिलेट रिवोल्यूशन। मिलेट क्या होता है? मिलेट होता है मोटा अनाज। तो जैसे ये दिख रहा है ना, दीज ऑल आर कॉल्ड मिलेट्स ऑफ इंडिया। जैसे राजगीरा हो गया, कुट्टू हो गया, रागी, फिंगर मिलेट हो गया, फॉक्सटेल मिलेट हो गया, कोडू, दीज ऑल आर कॉल्ड मिलेट्स। ज्वार, बाजरा, ये बहुत हेल्दी होते हैं, इनको मिलेट्स को सुपर फूड बोला जाता है, सुपर फूड। आई वाज रीडिंग वन बुक जैसे युवल नोआ हरारी का एक बुक है, उसमें ही इज वेरी अगेंस्ट दिस वीट को ऐसा बोला जाता है कि वीट इज लाइक अकॉर्डिंग टू हिम वीट इज लाइक अ स्कैम, और वीट जो है वो हमारा इतना बेनिफिशियल है नहीं, वीट इतना बेनिफिशियल है नहीं।
इसके अलावा ये जो होते हैं ना मिलेट्स, जो दूसरे होते हैं, मोटा अनाज जो होता है, ये ज़्यादा बेहतर है बिकॉज इसमें वाटर भी कम चाहिए होता है और ये ड्रॉट रेजिस्टेंट भी होते हैं, क्लाइमेट रेजिस्टेंस भी होते हैं, रेजिलियंस भी बहुत ज़्यादा होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है और दे आर हेल्दी टू आवर बॉडी. सो दैट इज वाई पूरा वर्ल्ड अभी मिलेट्स को बढ़ा रहा है. वी आर नॉट अगेंस्ट वीट इज ऑल्सो गुड, राइस इज ऑल्सो गुड, बट जो हमारा ऑब्सेशन है कि हम वीट के अलावा दूसरी कोई चीज खाते ही नहीं है, इसको ओवरकम करना चाहिए. वी शुड फोकस ऑन मिलेट्स एज वेल. ये ज्वार बाजरा ये है, इसको प्रमोट करना. इस आर्टिकल में बताया प्रॉब्लम कहाँ आती है कि मिलेट इतना पॉपुलर नहीं हो पाता. एक तो मिलेट थोड़ा मोटा अनाज है, तो जैसे गेहूं का बड़ा बारीक पतला आटा बनता है, ऐसा मोटा अनाज का नहीं होता है. तो कई बार इससे एट टाइम्स लाइक जो रोटी होती है वो इतनी पतली नहीं बनती है. यहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट बताया. पर मिलेट बहुत न्यूट्रिटिव है. प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत हैं इसमें. प्लस ड्रॉट रेजिस्टेंट है. सेमी एरिड रीजन इंडिया में कम पानी में बहुत अच्छे से इसको उगा सकते हैं. क्लाइमेट रेजिलिएंट भी है. तो मिलेट कल्टीवेशन हमें बढ़ाना है, कंजम्पशन भी बढ़ाना है. तो यहाँ एक आउटलाइन दिया हुआ है कि मिलेट्स में क्या प्रॉब्लम आया पॉपुलर करने में और इसको कैसे ओवरकम किए. तो दो ग्रुप है मिलेट के. मेजर मिलेट में आता है सोरगम, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट. माइनर मिलेट में फॉक्सटेल, कोडो, प्रोसो, ये सारी चीजें आ जाती है. जो मिलेट है वो हमने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और आईसीडीएस में बच्चों को प्रोवाइड करने की कोशिश किया कि लाइक राइस पे भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए. जैसे हम बोलते हैं ना नेचर में बायोडाइवर्सिटी होती है, ऐसे डाइट में भी डाइवर्सिटी होना बहुत जरूरी है. इट इज नॉट लाइक कि आप एक ही एक चीज खा रहे हो. फूड आपका बहुत डाइवर्स होना चाहिए. तो द पॉइंट इज इससे न्यूट्री सीरियल्स है, अब ये स्टार्ट किया हमने. पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है कोर्स सीरियल्स का वो बहुत कम है. जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, हर जगह या तो वीट होता है या राइस होता है, इसके अलावा कोई थर्ड क्रॉप नहीं आ रही. मोनोकल्चर बहुत ज्यादा हो रहा है. तो दिस इज वन थिंग. डिक्लाइन इन द एरिया अंडर मिलेट कल्टीवेशन इज वन थिंग. प्लस प्रोडक्टिविटी भी कम है. यहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी कम है. प्रोडक्शन ऑफ ज्वार कम हुआ है, बाजरा भी कम हुआ है, रागी का थोड़ा ठीक है, बट इट इज लाइक स्टैग्नेंट है. तो वी नीड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, प्रोडक्शन बढ़ाओ. अब कुछ बहुत अच्छे केस स्टडी के एग्जांपल्स हैं. जैसे कोली हिल का एक एग्जांपल दिया है. टू प्रिजर्व क्रॉप डाइवर्सिटी इन लोकल मिलेट वेराइटी, हम प्रोडक्शन बढ़ाएं और कंजम्पशन भी बढ़ाएं. ये कोली हिल है नामक्कल डिस्ट्रिक्ट में. ये डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल एग्रो इकोलॉजिकल रीजन है ईस्टर्न घाट्स में, और यहाँ पे जो ट्राइब्स हैं वो इस मिलेट कल्टीवेशन को आगे बढ़ा रहे हैं. अब क्या होता है कि मिलेट्स का इतना प्रॉपर रेनोमरेशन मिलता नहीं है, तो ट्राइब्स भी अब क्या कर रहे हैं, वो कैसावा, टेपियोका की तरफ बढ़ रहे हैं, पाइनएप्पल, कॉफी, पेपर की तरफ बढ़ रहे हैं, कमर्शियल क्रॉप्स की तरह. बिकॉज अगर मिलेट का कंजम्पशन ज्यादा होगा, डिमांड ज्यादा होगा, तो ये इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव होगा. जैसे मैं आपको हर चीज क्या बताता हूँ, कोई भी चीज कितनी भी अच्छी हो, अगर वो इकोनॉमिकली सस्टेनेबल नहीं है तो कंटिन्यू नहीं हो पाती है. दिस इज द रीजन कि मैं आपको जैसे बोलता हूँ व्हाई अ फी इज रिक्वायर्ड टू रन ऑल दीज थिंग्स. सम स्टूडेंट्स से कि मोस्ट ऑफ द कंटेंट तो फ्री ऑफ कॉस्ट आई प्रोवाइड, सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ पेइंग द फी. सी there are students who are paying the fee, that is why everyone is getting it at this format. So the point is economically sustainable करना जरूरी होता है, अदरवाइज वो वर्क नहीं हो पाता है, वो कंटिन्यू नहीं हो पाता है. यही चीज मिलेट्स में भी आ रही है. मिलेट्स सुपर डुपर ऑसम है, बट अगर ये इकोनॉमिकली सस्टेनेबल नहीं होगा तो देखो फिर ये दूसरी जगह मूव हो जाते हैं. ये मूव कर रहे हैं से दिस अदर क्रॉप्स की तरफ मूव हो गए हैं. वाई? बिकॉज उनको यहाँ पे इकोनॉमिकली सस्टेनेबिलिटी नहीं मिल रही है. ओके, द रीजन फॉर अ शिफ्ट इन लैंड यूज में इल्ड यहाँ पे कम होती है, वहाँ पे एफर्ट्स कम हो जाते हैं. सो ये सब चीजें चेन रिएक्शन चालू हो जाता है. अब ये टाइम कंज्यूमिंग है, लेबोरियस टास्क है और उतना रिवॉर्डिंग भी नहीं हो रहा है. तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग. प्लस यहाँ पे इल्ड एनहेंसमेंट की हमने कोशिश किया, वेराइटी बढ़ाए, इंप्रूवमेंट इन सीड्स करें, एग्रोनॉमिक्स प्रैक्टिसेस बढ़ाए, नई टेक्नोलॉजी लाए, सीड बैंक लेके आए, तो ज्यादा एफर्ट्स, टाइम, एनर्जी हम यहाँ पर इन्वेस्ट करें. ओके. सेकेंड, पोस्ट हार्वेस्ट जो मशीनरी होती है वो भी यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, और द पॉइंट इज कि लोकलाइज्ड हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप से हो, तो दिस कुड बी अ गेम चेंजर. देन थर्ड है कोली हिल्स एग्रो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वर फेडरेशन फॉर्म किया. वो इधर वैल्यू एडिशन की बात करेगा. फॉर एग्जाम्पल वैल्यू एडिशन क्या होता है कि अगर हम सिंपल मिलेट है
और मिलेट की बेस्ड अगर हम कुकीज बना के सेल करें तो जैसे ज्वार बाजरा है और ज्वार बाजरा की कुकीज है, इसका वैल्यू ज्यादा मिलेगा, प्राइस ज्यादा मिलेगा। तो दिस इज फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग। ओके, तो जैसे उपमा बना के सेल किया, ऐसे तो मिलेट राइस 7 रुपए का है, बट अगर उसका उपमा बना के बेचोगे तो वो 41 रुपए का है। तो दिस इज लाइक वैल्यू एडिशन, इकोनॉमिकली बेटर रहेगा ये। ओके, तो इल्स यहाँ पर बड़ी है, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस को बढ़ाएं, इंटरक्रॉपिंग को बढ़ाएं। मिलेट्स आर रियली गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट एज वेल, तो यहाँ पे हम इसको एनकरेज करें। इकोनॉमिक्स सबसे बड़ा इशू होता है, सी आई टोल्ड यू, इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा इशू होता है, ये सस्टेनेबल नहीं हो पाता। सो दैट इज वाई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाता, साइंटिफिक इनपुट्स नहीं मिल पाते, और डिस्पाइट बीइंग सच अ गुड प्रोडक्ट ये एक्सेल नहीं कर पाता। सो दैट इज वाई इकोनॉमिक्स करेक्ट करना बहुत जरूरी है। ओके, ये इसलिए भी जरूरी है बिकॉज इंडिया इज लाइक सेमी एरिड भी है, सब ट्रॉपिक्स में हम कुछ जोन देखें, और रेन फेड एग्रीकल्चर है इंडिया में। तो मिलेट्स गेम चेंजर हो सकता है इन ट्रू सेंस, और हमारा जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है उसको भी सस्टेनेबल बना सकता है। ऑल वी हैव टू डू इज प्रॉपर सपोर्ट दें, इसको प्रॉफिटेबल बनाएं, सप्लाई कंटिन्यू रखें, और न्यूट्रिशनल बेनिफिट यहाँ पर आगे बढ़ाएं। ओके, तो दिस इज अ वेरी गुड केस, टास्क फॉर इंडियाज मिलेट रिवॉल्यूशन, एक्सेलेंट पॉइंट यहाँ पे बताए। Then this is political party decline, problem of science at the Padma Award। साइंस और सूडो साइंस में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और साइंस में साइंस एक्चुअली क्या होता है, जितनी भी साइंटिफिक रिसर्चेस है, ऐसा नहीं है कि सभी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने वाली है, बट दैट डजंट मीन कि हम साइंटिफिक रिसर्चेस को डिस्करेज करें। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर प्रोटोटाइप आया या फिर कोई साइंटिफिक इन्वेंशन हुआ, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो कमर्शियली भी एक बहुत बड़ा हिट होगा, कमर्शियल भी हिट होगा, बट द पॉइंट इज ऐसे कॉन्टिन्यूस इन्वेंशंस होते हैं, R&D होता है, दैट इज वाई फिर हमें आगे प्रोग्रेस होती है, हमारे जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है वो बेहतर होती है। तो साइंस सॉल्यूशन फाइंड करता है, साइंस सॉल्यूशन फाइंड करता है। ट्रायल कोर्ट हुआ एंड जर्मन इकोनॉमी श्रिंक हुआ है। रीसेंट वेव ऑफ टेक ले ऑफ है, सी इसके बहुत सारे रीजंस हैं कि अभी इतने ले ऑफ क्यों हुए। पिछले कुछ टाइम से टेक में एक ड्रीम रन चल रहा था, हाइपर ग्रोथ हो रहा था, अल्फाबेट मतलब गूगल, अमेजॉन, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट एटसेट्रा में। फिर लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में सब टेक्नोलॉजी में शिफ्ट हो गए। तो द पॉइंट इज इन्होंने ह्यूज हायरिंग भी किया, ह्यूज हायरिंग हुआ, पर अब लॉकडाउन ओवर हो गया। तो द पॉइंट इज अभी एक काइंड ऑफ कोर्स करेक्शन भी चल रहा है, दूसरी बात, पहले टेक का मतलब होता था यूएस फॉरेन, बट अब टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है, यू वोंट बिलीव, इतनी सारी कंपनीज हैं, वो सब अपना आउटसोर्स करना चाहती है, से इंडिया में या फिर सम डेवलपिंग कंट्रीज में, बिकॉज यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई टेल यू वन एग्जाम्पल, बहुत सारी IT कंपनीज से पहले थी नोएडा में, गुड़गांव में, बड़े बड़े शहरों में। मैक्सिमम अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना, ये IT कंपनीज शिफ्ट कर रही हैं, से Tier 2 में भी अपने ऑफिसेस खोल रही है, बिकॉज यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इज लेस। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। प्लस जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है, टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली इवॉल्व होती है, तो जो पुरानी टेक्नोलॉजी है और उससे ट्रेंड जो पीपल हैं उनको भी रीस्किल करना पड़ता है। दिस इज ऑल्सो वन, एक हमेशा लाइक यू हैव टू बी ऑन योर टोज, हमेशा आपको अपडेट करना पड़ेगा खुद को। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। थर्ड जो है वो है लाइक कोविड-19 के कारण अभी डिमांड भी कम हो गया है, इकोनॉमिक रिसेशन की भी बातें चल रही है, और ओवरऑल वर्ल्ड डिमांड जो है वो डैम्पन है, तो नए प्रोजेक्ट्स की डिमांड इतनी ज्यादा नहीं आ रही। थर्ड एक और चीज हो रहा है, वो हो रहा है जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, तो अभी इसमें एक फेज ऐसा आएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू ईट अप लॉट्स मेनी जॉब्स, बिकॉज पहले जिस काम के लिए 10 लोग चाहिए थे, अभी वो एक सिंपल सॉफ्टवेयर आपका वो काम कर देता है। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग, बट ऐसा नहीं है कि इससे जॉब क्राइसिस आएगा। जैसे कंप्यूटर्स पहले आए थे तो ऐसा बोला गया था कंप्यूटर्स बहुत लोगों की नौकरियां खा जाएगा, ऐसा कल्चर आया था उस टाइम पे, माइंडसेट आया था, बट ऐसा हुआ क्या? नहीं, बिकॉज कंप्यूटर के आने से अगर 10 नौकरियां गई तो 100 नई नौकरियां भी जनरेट हुई है। सो ये आर्टिफिशियल, मशीन लर्निंग, इन सब से ऑल्दो एक फेज आएगा, बट इट विल क्रिएट न्यू इकोनॉमीज। अगेन युवल नोआ हरारी का एक बुक है 21 लेसन्स इन द 21st सेंचुरी, उसमें एक बड़ा अच्छा एनालिसिस दिया हुआ है कि आने वाला टाइम है ना, बहुत चेंज होने वाला है। इवन आप जो गवर्नमेंट सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हो ना, डाउन 5 years देखना, गवर्नमेंट सर्विसेज आर गोइंग टू चेंज, इट इज नॉट गोइंग टू रिमेन द सेम, जैसा आज है वैसा नहीं होगा। फौज भी बहुत तेजी से चेंज हो रही है। द काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट
द काइंड ऑफ जो नौकरी है, जॉब है, इकोनॉमी है, इसमें बहुत तेजी से चेंजेस अभी आ रहे हैं। तो ये एक काइंड ऑफ कोर्स करेक्शन है, कोर्स करेक्शन है, दिस इज अ न्यू नॉर्मल। ये चीज सेटल हो जाएगा और नए जॉब्स क्रिएट होंगे, नई इकोनॉमी नए डायरेक्शन में आएगी। तो इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक अ ह्यूज इशू, इट इज जस्ट अ कोर्स करेक्शन, कोर्स करेक्शन। ओके, अब प्रॉब्लम क्या आता है कि जैसे आप यूएस में गए, वहां पे आपका वीजा है, बट अगर जॉब चला गया वहां पे तो आप कैसे कंटिन्यू करोगे। प्लस हमारे यहाँ एक सोसाइटी प्रेशर बहुत आता है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, हम अपनी एक इमेज बना लेते हैं और उसमें हम अननेसेसरी सफर करते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो दिस ऑल्सो जो हमारा माइंडसेट है ना, इवॉल्व होने की जरूरत है, माइंडसेट इवॉल्व होने की जरूरत है। ले ऑफ इज नॉट अ बिग डील, आपको और नए अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं और नए एवेन्यूज ओपन होते हैं। व्हेन वन डोर क्लोजेज 100 अदर डोर क्लोजेस जो हैं, 100 अदर डोर्स है वो ओपन भी होते हैं। तो ये जो इंडियन माइंडसेट एट टाइम्स हो जाता है कि एक नौकरी किया जिंदगी भर, अब हमें उसी नौकरी को ऐसे करना है, दिस एंड दैट, इसमें भी अभी इवोल्यूशन मैच्योरिटी आएगा। और ले ऑफ इज नॉट समथिंग लाइक कि इट इज अगेन, जैसे एग्जाम्स का मैं बोलता हूँ, इट इज नॉट लाइक कि लाइक एंड ऑफ लाइफ, तो दिस इज ऑल्सो एंड ऑफ लाइफ नहीं है। Then this is know your English. So see, some readers wants to know the difference between meal and meals. तो meal मतलब एक particular time है। Could you come and have a meal with me next Sunday? जैसे supper था, meal of the day, तो meal time मतलब एक usual time of a meal है। Okay? You take one meal at a time. You don't say I am taking my meals now. Meal मतलब it is singular, one thing. I take my meals in the hotel. I had 2 meals with him. Okay, you can say this. So the point is कि जैसे और भी वर्ड्स है, मीली माउथ है, इसका मतलब है जो बहुत can't speak freely, you can't speak freely. It is an idiom. It is an idiom. Okay. I don't believe in going to measly mouthed person for advice. Okay. एक होता है मील टिकट। मील टिकट मतलब somebody who's earning. A meal ticket is a person or whose income another depends. वो कमा रहा है। अगर suppose somebody is coming, for example his wife is earning, so his wife is his meal ticket at the moment. Very normal, his wife is his meal ticket at the moment. Wife earn कर रही है और अभी वो wife की salary से काम चल रहा है। To make a meal of something is to do something laboriously. Okay, meal originally meant time होता था, फिर इस तरीके से इसका evolve हुआ। English is funny language. Goodness बोलते हैं अक्सर हम, my goodness. Goodness is used in expression of surprise or annoyance both. जैसे my goodness you are here, my goodness said this. Okay, तो दोनों जगह ये यूज हो जाता है। Okay, so this is English. Goodness knows I have done my best. God knows I have done my best. Okay, so broken English भी एक होता है। Broken English is imperfect English, grammatically imperfect. However, you can make yourself understood through broken English. Okay, portent का मतलब होता है it is a kind of like omen, bad, something bad. Would, omen, predict. Okay, augur. So the dark black clouds portend a heavy storm. Then this is worker convention. सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड को भी चेक करेगा। रशिया G20 में फॉरेन यहाँ पे भेजेंगे मिनिस्टर। सेंटर टू रोल आउट प्रोसेसेस टू सेट 16th फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 280, जितना भी पैसा आया टैक्स से, नॉन टैक्स रेवेन्यू से, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा केंद्र में और सरकार में, तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और 28 राज्य हैं तो इन राज्यों में भी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसको कितना पैसा देना है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, ये काम होता है फाइनेंस कमीशन का। तो नॉर्मल कोर्स ऑफ थिंग्स, द नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन शुड हैव बीन अपॉइंटेड बाय नाउ, बट सिंस अवर रिपोर्ट कवर्ड 6 years इंस्टेड ऑफ 5, सो इट मस्ट बी अपॉइंटेड दिस ईयर। तो अब अगली फाइनेंस कमीशन का ऐसा प्रोविजन स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो नोटिफाई होगा, टर्म ऑफ रेफरेंसेस अभी आएंगे, क्या फॉर्मूला होगा ये उसको फाइनेंस कमीशन को बताना है। 15th फाइनेंस कमीशन 2017 में आई थी और रिकमेंडेशंस 5 year पीरियड के 2020-21 से इसके स्टार्ट हुए। कोविड के कारण 1 साल और एक्सटेंड हुआ, 25-26 तक अब इसके रिकमेंडेशंस होंगे। अब अगले की तैयारी अभी से चालू कर दिया गया है। तो दिस इज फाइनेंस कमीशन। The commission is usually granted about 2 years to deliberate on its term of reference, consult state, frame, सारा होमवर्क करने के लिए इनको दिया जाता है। तो 2025 तक इनका होमवर्क होगा और फिर ये अपने आगे की रिपोर्ट एंड बातें बताएंगे। की चैलेंजेस क्या है कि जीएसटी काउंसिल और यहाँ पर जो टैक्स का डिवोल्यूशन है सेंटर और स्टेट में, वो कैसे कंडक्ट करा है, फिजिकल रिसोर्सेज, ये सारे की चैलेंजेस है।
Then this the Hindu news, or General Assembly divided over UN reforms, CRPF. And this is the world news. Blinken, Johnson says, and this is China. LIC exposure to Adani Group is under 1%. PNB का 70 billion. Abu Dhabi और इमरजेंसी लॉ टू लिफ्ट कोल पावर. बोइंग 1 बिलियन वर्थ का मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स करेगा इंडिया में. सो जॉब्स आएंगे. अभी जो है ना, अभी जो टेंडेंसी चल रही है, यूरोप, अमेरिका, इस सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अब इंडिया में नजर आने लग गई है. ओके, सो दिस इज अवर द हिंदू न्यूज पेपर. अब हम क्विकली देखते हैं आंसर सबमिशन 27 जनवरी के. तो इंडिया इजिप्ट रिलेशंस पे एक नोट तैयार करना था, और टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से फैक्टर्स है. आंसर राइटिंग वी डू इन सच अ मैनर कि हमारा कॉन्सेप्ट्स भी तैयार हो जाए, डेली बेसिस पे राइटिंग का भी आपका कुछ प्रैक्टिस हो जाए. ये सबसे बेहतर तरीका होता है आंसर राइटिंग का. अननेसेसरी हम हाई फाई क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, जरूरत ही नहीं है. उसको सेव करो, जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे तो उस 2 महीने में करना. अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है. अभी फाउंडेशन स्ट्रांग रखो, वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स कवर करो, फिर बाद में स्पेशलाइजेशन आ जाएगा कुछ टॉपिक्स का. बट शुरू में ऐसा नहीं, बहुत नैरो नहीं होनी चाहिए स्टडी. वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स कवर करो आप. ओके, सो ये 2 आंसर्स थे, प्रिपेयर करने थे. सौरभ इज अगेन डूइंग रियली गुड. सी, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. सी, लुक एट दिस कॉपी, दिस इज सो नाइस. पहले यहाँ पे इंट्रो दिया, फिर फैक्टर्स क्या है दिस बता दिया, 1 2 3 4, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, नेचर ऑफ लैंड, वाटर, एटमॉस्फेरिक, ओशन करेंट्स, लोकल एस्पेक्ट्स. अब घंटों वीडियोस देखते जाओ. उसके बजाय आप आधे घंटे में ये एक एक्सरसाइज कर लो, ये आपको ज्यादा काम आएगी, मार्क माय वर्ड्स. देन दिस इज अगेन इंडिया इजिप्ट रिलेशन. ये भी आप दिन भर कमेंट्री देखते जाओ, जियो पॉलिटिक्स का दिस दैट, और उसके बजाय आप हाफ एन आवर निकाल के उसको लिख लो, कंसोलिडेट कर लो. ये आपको बहुत काम आएगी. दिस इज रियली गुड, वंडरफुल. सी, अब देखो, इससे आपका क्रिएटिविटी भी आता है, लिखना आता है आपको. अशोक के एडिट का रेफरेंस लिया, करंट हैपनिंग बताया, स्ट्रैटेजिक बताया. सी, डायग्राम बनाया. हम अलग से मैपिंग के लिए इतना परेशान होते हैं, आप यहीं पे मैपिंग कवर कर लो. मैपिंग आपको पूरा समझ में आ गया. रेड सी कहाँ है, कायरो कहाँ है, इजराइल कहाँ है, सिनाई कहाँ है, सुएज कैनाल कहाँ है. लाइक सी, दिस इज रियली गुड. सो दिस इज व्हाट वी ट्राई टू डू, कि वी डू वन एक्सरसाइज और उससे एग्जाम एस्पेक्ट सारे कवर हो जाए. दिस इज रियली गुड, वेरी नाइस. इकोनॉमिक टाइज, एनर्जी, सी, फैंटास्टिक, वेरी गुड. शगुफ्ता इज अगेन डूइंग सो वेल. सी, इंडिया इजिप्ट, अब आपने बताया फ्रेंडशिप ट्रीटी से, फिर नॉन लाइन मूवमेंट, फोकस. सी, 1 2 3 4, गुड. फिर आपने ऐसा माइंड मैप्स के थ्रू बता दिया, 2011 इजिप्शियन रिवॉल्यूशन. सो सी, कंसोलिडेट हो गई चीजें, ये चीज रिटेन करेगी. फिर रेलेवेंस मॉडर्न डे में क्या है, कोऑपरेशन क्या है, फैंटास्टिक. दमन का भी वर्क देखो, मैप वर्क इज सो ऑसम. ऐसे ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए, नीट एंड क्लीन कॉपी होना चाहिए. दिस इज गुड. तो लुक एट द हैंड राइटिंग, लुक एट द प्रेजेंटेशन स्किल्स. ये चीजें एक दिन में नहीं सिखाई जा सकती है. दैट इज वाई आपको रोज करना चाहिए, आंसर लिखना चाहिए. दिस इज रियली गुड. सी, ओल्ड, फिर हिस्ट्री बताया, नाम बताया, सारे पॉइंट्स कवर कर दिए. तो देखो, खुद से लिखते हैं तो कॉन्फिडेंस कितना अच्छा बनता है. ये कॉपी आप अपने किसी एल्डर को दिखाओ, सीनियर पीपल को दिखाओ, एवरीबडी विल अप्रिशिएट कि आपने ये इतना अच्छा वर्क किया. यही चीज आप रियल एग्जाम में लिख के आ जाओ, यू आर गोइंग टू बी टॉपर ऑफ दिस एग्जामिनेशन. इतना अच्छा क्वालिटी है यहाँ आप जो सबमिट कर रहे हो. ओके, दीपाली, दिस इज रियली गुड. सी द डायग्राम. अब देखो ये स्टाइल कितना अच्छा है. दीपाली ने भी इंडिया भी बताया और इजिप्ट भी बताया. लुक एट द स्टाइल. सो दिस इज व्हाट जो होता है ना, ये ग्रुप में होता है, पीयर लर्निंग होती है. अब हर कॉपी से कुछ ना कुछ अच्छा सीखने की कोशिश करो. ये देखो कितना अच्छे से इंडिया बताया, ये इजिप्ट बताया. अब इसको हाईलाइट करके यहाँ पे बता दो. वंडरफुल, वेरी गुड, जीनियस. हिस्टोरिकल रिलेशंस बताए, टाइमलाइन देखो कितना अच्छा सा है, वेरी नाइस. जियो स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक, टेररिज्म, एग्जाम्पल्स देखो और अलग कॉपीज में. आप भी देखो दीपाली, बाकी कॉपीज देखो उसमें क्या अच्छा है, उसको भी आप इनकॉर्पोरेट करो. ओके, रिफाइन करो. और नंदिनी देखो कितना बढ़िया. टेम्परेचर 1 2 3 4, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड. अब सी, दिस स्टाइल इज अगेन गुड, टू द पॉइंट. एयर मास, डायग्राम, वेरी नाइस. अब सी, ये वाला डायग्राम अच्छा है. कंक्लूजन, वंडरफुल. रत्ना प्रिया, दिस इज गुड. डायग्राम बनाया हमने, वेरी नाइस. सी, एमओयू कौन से साइन हुए, अफ्रीका, नैम, वेरी नाइस. रश्मि, दिस इज गुड. सी, इंडिया इजिप्ट के रिलेशन, हिस्टोरिकल टाइज से हमें पिक करना था, दोनों एंशिएंट सिविलाइजेशन है. फिर लेटेस्ट डेवलपमेंट्स भी बताने थे यहाँ पे, वेरी नाइस. दिस इज रियली गुड. आशा, दिस इज अगेन गुड. सी, आशा ने भी देखो कितने अच्छे से बताया, इजिप्ट एंड इंडिया. हिस्ट्री पिक किया, रीसेंट बताया. आपका बहुत अच्छा कॉपी है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो. जस्ट उसको कंटिन्यू, और जो भी हमने पढ़ा है उसको रिवाइज भी करो अच्छे से.
दीपाली दिस इज अगेन रियली गुड। देखो कितना बढ़िया डायग्राम है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का। ज्योग्राफी मतलब डायग्राम, ज्योग्राफी में खूब सारे डायग्राम्स बनाने हैं, खूब सारा मैपिंग वर्क करना है, एग्जाम्पल्स बहुत सारे देने हैं और ज्योग्राफी की लैंग्वेज यूज करनी है। वेरी गुड। टेम्परेचर फैक्टर्स, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, लैप्स रेट, सी, वेरी गुड प्रियंका, दिस इज रियली गुड। आपका कॉपी बहुत एग्जॉस्टिव होता है, दिस इज रियली रियली गुड। बहुत अच्छे से सारा टॉपिक के एस्पेक्ट्स कवर कर लिए। ये मैप वर्क है, थोड़ा सा और बेहतर करें मैप वर्क, प्रपोर्शन कर दें हम थोड़ा सा। ये स्टाइल बहुत अच्छा है, इंडिया एंड दिस, इसको हम जूम करके भी बता सकते हैं। थिंक और इनोवेटिव क्या हो सकता है। देन दिस इज गुड, ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। सजेशन फॉर फ्यूचर एंड वे फॉरवर्ड, फैंटास्टिक। नेहा अगेन योर कॉपी इज रियली रियली गुड। सी वेरी नीट एंड क्लीन वर्ड, सारे टाइज हैं, गुड, वेरी नाइस, दिस इज गुड। और तेजस एंड इजिप्ट भी वेरी नाइस। शुभम इज अगेन रियली रियली गुड, शुभम फॉर्म में आ गया है। दिस इज इंडिया इजिप्ट, वेरी गुड। बायलैटरल रिलेशंस, ट्रेड, कॉमर्स, टेक्निकल, साइंटिफिक, सी पॉइंट्स बहुत अच्छे होते हैं इस कॉपी के, देखना इसको अच्छे से देखना। कल्चरल टाइज भी है, इंडिया बाय नाइल, सजेशंस एंड दिस गुड, वेरी टू द पॉइंट, गुड। देन इसके बाद टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में पहले ही बता दिया बेसिक फैक्टर्स, वन बाय वन आपने सारे एक्सप्लेन। इंक्लूड डायग्राम्स, डायग्राम्स होना जरूरी है। राज दिस इज गुड। फैक्टर्स, टेम्परेचर, फैक्टर्स कौन से हैं, डायग्राम, डायग्राम्स कहाँ हैं, एयर मास, ये एक डायग्राम आ गया। देन लोकल एस्पेक्ट, डायग्राम ज्यादा से ज्यादा बनाओ, हर एस्पेक्ट का एक छोटा सा डायग्राम, चार्ट, ऐसा कुछ बनाओ। सुनीता दिस इज गुड। इंडिया इजिप्ट रिलेशंस, देखो स्टेटस बताया, प्रेजेंट 1 2 3 4, पार्टनर विद इन ओआईसी, गुड पॉइंट। टूरिज्म, वेरी गुड पॉइंट। कल्चरल, डिफिकल्ट टाइम फॉर इजिप्ट, ये भी एक बात है। जियो स्ट्रैटेजिक, वेरी नाइस। नेहा दिस इज गुड। सी 1 2 3 4, देखो अब हर एक का एक डायग्राम जैसे दिख रहा है ना, ऐसा डायग्रामेटिकली बताने की कोशिश करो। ज्योग्राफी, साइंस, ये डायग्राम्स मांगती है, ये सब्जेक्ट्स में डायग्राम्स होना चाहिए। अदिति का कॉपी देखो, देखो कितना ब्यूटीफुल बनाया है। लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, फैंटास्टिक, जीनियस, दिस इज रियली गुड, एक्सेलेंट कॉपी। हर चीज को डायग्राम के थ्रू बताया, हर पॉइंट को, एक्सेलेंट कॉपी। कंक्लूड भी करो इसे। नंदिनी दिस इज गुड। सी डायग्राम्स, गुड। तो देखो आप लोग कितना अच्छा कर रहे हो, और यही तरीका होता है प्रैक्टिस करने का। स्पून फीडिंग नहीं चलता है इस एग्जाम में। आपको डायरेक्शन मिल गया, पॉइंट्स मिल गया, अब आप परफॉर्म करो अब। शिवाक्षी दिस इज गुड। सी अब इजिप्ट के बारे में बताया, लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट्स हैं, मैप भी आ गया, वेरी गुड, वेरी नाइस। देन दिस इज फैक्टर्स कंट्रोलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्परेचर, और दिस इज ओशन करंट एंड कंक्लूजन। वेयर आर द डायग्राम्स, इंक्लूड डायग्राम्स। देन सत्या ने बहुत अच्छे से बताया। लैटिट्यूड क्या, सी दिस डायग्राम इज गुड। एल्टीट्यूड भी बताया, वेरी गुड। सी ये बहुत अच्छा डायग्राम है, वंडरफुल, वेरी गुड कॉपी। चंदन का कॉपी भी बहुत टू द पॉइंट होता है। टेम्परेचर कैसे कैसे चेंज हो रहा है, गुड, सारे पॉइंट्स बताए। दिस डायग्राम इज गुड। वर्टिकल, कुछ जो सेपरेट टॉपिक है उसके डायग्राम्स भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। राम नरेश दिस इज गुड। हिस्ट्री आपने बताया, शुरू में ही एक मैप बना दो इंडिया इजिप्ट का। देन अब ये देखो, ये कितना अच्छा स्टाइल है, फॉर इजिप्ट, फॉर इंडिया, वंडरफुल वंडरफुल, दिस इज रियली गुड। सजेशंस फॉर फ्यूचर भी है, एनर्जी सिक्योरिटी भी है, फैंटास्टिक। एटीट्यूड, एल्टीट्यूड, और ये ज्योग्राफी, वेरी नाइस। देन दिस इज हरजिंदर का कॉपी भी बहुत अच्छा होता है। अर्थ, ये सारे डायग्राम्स हैं। सी आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, यू ऑल आर गोइंग टू डू रियली रियली वेल इन मेन एग्जामिनेशन। ओके, तो इसी तरीके से जोश हाई रखना है, एंथुजियाज्म होना बहुत जरूरी है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।